अब बात करेंगे, गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगे। इस आम बजट से हर वर्ग को उम्मीद है कि सरकार उनके लिए पिटारा खोल देगी। किसानों ने उम्मीद लगाई है कि सरकार सम्मान निधि में इजाफा करेगी, कृषि उपकरणों की खरीद पर छूट देगी। वहीं टैक्स पेयर्स को उम्मीद है कि सरकार टैक्स में बड़ी राहत देगी। गरीबों ने भी सरकार से उम्मीद लगाई हुई है, लेकिन सरकार इनमें से कितनों की उम्मीदों को पूरा करेगी और कौन सा तबका होगा जिसके हाथ मायूसी लगेगी, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट 23 जुलाई को पेश होगा। इस आम बजट से आम आदमी को बड़ी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये लगातार 7वां आम बजट होगा। आम लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार उन पर टैक्स का बोझ कम करेगी और बड़ी राहत देगी। आम लोगों को उम्मीद है कि सरकार टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख करे, जिससे लोग अपनी जमा पूंजी को निवेश कर सके। वहीं किसानों को उम्मीद है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपए सालाना से बढ़ाई जाए और इसे 8,000 रुपए सालाना कर दी जाए। और खास करके मैं चाहूँगी कि मिडिल क्लास जो है उसके लिए कुछ योजनाएं आती है। जितनी भी गवर्नमेंट की योजना होती है वो सारी निचले तबके के लिए या फिर आरक्षित लोगों के लिए होती है। कहीं पे भी मिडिल क्लास का कोई भी प्रावधान नहीं रहता है, तो सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, पर अब सरकार को सोचना चाहिए। मेरा भी यही सवाल है कि मिडिल ही फंसता है, मिडिल ही मरता है। लोगों के लिए जैसे निम्न वर्ग के लिए सब सुविधा है और हाई के लिए तो कोई वो जरूरी नहीं समझते हैं। मिडिल के लिए बहुत दिक्कत होता है। अब लेडीज लोगों को गृहस्थी चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हर चीज में अपना वो बचा बचा के हर चीज करना पड़ता है। पहले तो आयकर में बहुत समय से अच्छे परिवर्तन नहीं हुए हैं, उसमें सभी मध्यम वर्ग को देखते हुए उसमें परिवर्तन होना चाहिए, उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार का ये पूर्णकालिक बजट आने वाला है, उसमें हमारी सरकार से यही मांग है कि कर में राहत करते हुए जो उन्होंने पुराना टैक्स रिज्यूम किया था, जिसमें इन्वेस्टमेंट को वो कर दिया गया था, उसको वापस मानने के लिए कैपिटल गेंस और LTCG जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस रखते हैं। अभी किसानों को हर साल 6,000 रुपए सम्मान निधि राशि मिलती है, जो 3 किश्तों में दी जाती है। वहीं आम बजट से गरीब आदमी ने भी आस लगाई हुई है। गरीबों को उम्मीद है कि सरकार आयुष्मान योजना में बड़े बदलाव करे। हम अभी तक जहां तक देखते आए हैं कि खेती का जो बजट है, जिस पे एक बड़ी आबादी किसानों की निर्भर है, वो उस बजट को हर साल थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। पहला जो पंचवर्षीय योजना थी, उसका बजट 14% से ज्यादा था खेती के लिए, सिंचाई के लिए अलग था, और अब जो है 2% बजट भी खेती के लिए नहीं रखा गया है। इसलिए बजट का कम करने का मतलब है कि खेती का महंगा होगा। ग्रामीण चाहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिले। महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार रसोई गैस सिलेंडर और स्वास्थ्य सेवाओं पर सब्सिडी दे। आम बजट से उम्मीद है कि सरकार शिक्षा में रिसर्च पर फोकस करेगी, साथ ही शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए भी फोकस रहेगा। वहीं हेल्थ सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार डायग्नोस्टिक पर फोकस करेगी। देश में एम्स जैसे और अस्पताल खोलने पर सरकार को फोकस रह सकता है, ताकि आम आदमी को बेहतर इलाज की सुविधा मिले। हेल्थ केयर सेक्टर की भी बजट से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हम देखते हैं बजट में होनी चाहिए, एक होना चाहिए फोकस ऑन इनोवेशन या नई तकनीकें हेल्थ केयर में लाने में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स का डेवलपमेंट, या जो चीजें इंडिया में बनाई जा सकती हैं। मेक इन इंडिया का जो सरकार का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी लाना है। गवर्नमेंट ऑलरेडी दवाइयों के रॉ मटेरियल को इंडिया में बनाने पे बहुत काम कर रही है। आम आदमी को उम्मीद है कि सरकार नौकरियां बढ़ाने पर फोकस करेगी। वहीं बुजुर्गों को उम्मीद है कि सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स में राहत देगी। रिटायर्ड कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार निवेश पर भी ब्याज दरों में इजाफा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आम बजट से लोगों को क्या उम्मीदें हैं और इस बार के बजट में क्या खास हो सकता है, किस वर्ग को फायदा पहुंचाया जा सकता है और किस वर्ग के हाथ खाली रह सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनीष गुप्ता टैक्स एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। विनोद रावल जी भी टैक्स एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, क्या उम्मीदें लग रही हैं इस बार के बजट से, किस वर्ग को फायदा पहुंचाने की कोशिश होगी और क्या कुछ बड़े ऐलान आपको लग रहा है कि बजट में हो सकते हैं? देखिए, दो बड़ी बातें हैं इस बार के बजट में। पहली बात यह है कि चाहे बीजेपी को उतनी सीटें ना आई हों, फिर भी बीजेपी ने सरकार बनाई और उसके एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं दिखाई दिया। एटीट्यूड मतलब उसके काम करने का तरीका, उसके मंत्रियों का बंटवारा, लोकसभा अध्यक्ष, फाइनेंस मिनिस्टर में कोई चेंज नहीं रहा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम पहले की तरह काम करेंगे, सुधारों पे काम जारी रहेगा, विकास पे काम जारी रहेगा, गरीब गुरबा के काम जारी रहेंगे। तो अगर हम वो समझें तो ये माना जाएगा कि टैक्स में कोई बड़ी छूट मिलने की संभावना नहीं। आमतौर पर चुनावों के बाद का जो पहला बजट होता है, अगर सरकार बैसाखी पे ना हो तो हमेशा मुश्किल बजट आता है मध्यम वर्ग के लिए टैक्स छूट के लिहाज से। तो ऐसे में हमें लगता है कि ये उम्मीद कम है। लेकिन अगर हम दूसरा व्यू देखें कि चूंकि सरकार ने इस बार नीति आयोग में जो है अलायंस पार्टनर्स के मेंबर्स को डाला, ठीक है, बार बार एनडीए का नाम लिया भाजपा की जगह, बार बार मध्यम वर्ग की बात की, डेवलपमेंट की बात की, तो ऐसा लगता है बीजेपी अपने कोर एजेंडे से हटकर अब डेवलपमेंट की बात करेगी, कुछ लोक लुभावन बात करेगी। ऐसे में लगता है कि सबसे पहले अगर हम बजट की बात करते हैं तो दर्शकों को इंटरेस्ट होता है कि चार्टर्ड अकाउंट ये इनकम टैक्स पर क्या इंपैक्ट आएगा, टैक्स पे जीएसटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, महंगाई पे क्या होगा, रोजगार पे क्या होगा। तो मेरी जानकारी के हिसाब से टैक्स में इस बार छूट मिलनी चाहिए। जिस तरीके से देखा गया है कि पिछले 2-3 सालों से सरकार पुरानी रिजीम की जगह नई टैक्स रिजीम पर काम कर रही है और चाहती है कि सब लोग नई टैक्स रिजीम पे जाएं, यानी टैक्स सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस आगे बढ़े, जिसमें बहुत तरह की डिडक्शन ना मिले, सीधे ज्यादा डिडक्शन मिले, ताकि वो सरकार कह पाए कि भाई हमें एक साथ 10 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं। आज की डेट में 7 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन 7 लाख से ऊपर आपकी इनकम होती है तो आपका टैक्स बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ मैं समझता हूं कि इनकम यहाँ जो पैटर्न है वो ये बन रहा है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, सरकार हो सकता है इसको 10 लाख तक ले जाए। यूं जनता की उम्मीद तो 15 लाख तक है। मैं कई इकोनॉमिस्ट को सुनता हूं तो 12 लाख तक की बात करते हैं। पर फिर भी मुझे लगता है सरकार इतना बड़ा हिट अगर लेगी तो अपने डेवलपमेंट पर काम नहीं कर पाएगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल काम है, जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, जो डिफेंस पर काम हो रहे हैं, जो मेक इन इंडिया पर काम हो रहा है, जो रेलवे पर काम हो रहा है, उसके लिए फंड की जरूरत है। तो 10 लाख तक एक रीजनेबली उम्मीद है कि इस तक टैक्स नहीं लगेगा, ऐसी कोई प्रोविजनिंग लेके आएंगे। वहीं सैलरीड के लिए 50,000 से स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख तक होने की संभावना है। हो सकता है अगर निर्मला जी का मन बन जाए तो पुरानी रिजीम वालों को भी छोटा मोटा टैक्स बेनिफिट वो दे देंगी, पर इस बात की संभावना मेरे पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कम है। ठीक है मनीष जी, विनोद रावल जी से भी समझ लेते हैं उनका क्या ओपिनियन है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। विनोद रावल जी, जिन बातों का जिक्र मनीष जी की तरफ से किया गया, देखिए टैक्स स्लैब में क्या आपको लग रहा है कोई बदलाव हो सकता है? क्योंकि अगर टैक्स स्लैब में बदलाव, वो कह रहे हैं 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, अगर इसको 10 लाख कर दिया जाता है तो ये बड़ी बात होगी। और अगर 10 लाख किया जाता है तभी मुझे लगता है कि मिडिल क्लास ये फील कर पाएगा कि उन्हें कुछ मिला है। बाकी टाइम तो उन्हें यही लगता है कि हमारे हाथ खाली है, हमें कुछ मिला नहीं, हमारे हाथ कुछ लगा नहीं। नमस्कार जी, मैं सुन रहा था मनीष जी को भी और उसके साथ साथ बिल्कुल आपकी बजट की जो उम्मीदें हैं। मनीष जी इतना उदास मत होइए, बिल्कुल ये बजट जो है मिडिल क्लास के लिए आने वाला है और कहीं ना कहीं सुधारों की बहुत ज्यादा उम्मीद इसमें दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुधार होने की कोई संभावना नहीं है, मेरी तो पूरी उम्मीद है। जहां तक आपने बात की 10 लाख रुपए तक की, तो 10 लाख रुपए तो बहुत बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेड है इस बार। उसका कारण यह है कि जो 2 लाख रुपए का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट मिलता था वो क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को उसकी जरूरत महसूस हो रही है क्योंकि हाउसिंग इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब हुई है उससे। और जो घर खरीदने जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं वो 2 लाख रुपए की जो छूट मिलती थी, भले ही बहुत छोटी सी छूट है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में या दिल्ली के आसपास
2 लाख रुपए का ब्याज देकर के 25 लाख 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, कुछ नहीं मिलता है उसके अंदर इतने लोन में। तो लोन के अमाउंट्स तो नो डाउट ज्यादा हैं, पर उसके साथ साथ कहीं जो मिले वही ठीक। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए। उसके साथ साथ हाउसिंग लोन का जो मैंने आपसे इंटरेस्ट की बात की, रेट ऑफ टैक्सेस की अगर बात करें तो स्टार्ट होता है 5% से, 3 लाख के बेसिक एग्जम्पशन से, और ये चला जाता है 15 लाख तक जाते जाते तक 30%। बीच में एक 25% का स्लैब भी मिसिंग है, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 20 के बाद सीधा जंप करके 30 आता है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये एक 25% वाला जो स्लैब है वो भी डलेगा, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आगे जाकर के भी ये हो सकता है हाईएस्ट स्लैब को भी 30 से कम किया जाए, ऐसी कुछ संभावनाएं हैं। कैपिटल गेन्स को छेड़ने की बात है, जो कई बार बात हो चुकी है। तो ये बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं टैक्स के फ्रंट पे, जिसको रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, और ये सरकार जो है रीस्ट्रक्चरिंग को बिल्कुल टेकअप कर रही है। इतना बड़ा रिस्क मनीष जी सरकार ने लिया है कि इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी जैसे एक्ट बदल करके नए एक्ट आ गए, तो ये आयकर के प्रावधानों में भी मुझे लगता है सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल ऑन रूल्स है। हालांकि बजट अब तक छप चुका है, तो डिमांड करने का तो फायदा नहीं है, जो हमें मिले हम उसके लिए बात कर रहे हैं। और बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मिडिल क्लास का बजट होगा, भले ही वो पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से हो, या जिस तरह से ये सरकार अपनी जो है इस तरह की राजनीतिक जो स्थिति बनी है उसको ठीक करने के लिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीदों का बजट है। ठीक है, एक बार फिर से उम्मीदों के बजट से सैलरीड क्लास को, मिडिल क्लास को और सभी क्लास को उम्मीद है, यानी कि किसानों को भी उम्मीदें हैं कि उनके लिए भी कुछ बढ़ोतरी होगी, चाहे वो किसान निधि को लेकर हो। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, आप दोनों हमारे साथ रहिएगा। लेकिन आम बजट 23 जुलाई को आएगा और दिल्ली वाले भी बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। दिल्ली नगर निगम को भी उम्मीद है कि बजट से उन्हें पैसा मिलेगा, जिससे दिल्ली की साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर होगी। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने आम बजट से एमसीडी के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है। दिल्ली वाले क्या बजट से एक्सपेक्ट करते हैं, उसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए शैली ओबरॉय जी हैं, जिनके पास एमसीडी का प्रभार है। मैम, ये बताइए दिल्ली वालों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार बजट से? देखिए, दिल्ली वालों की हमेशा से एक्सपेक्टेशन तो रहेगी, हर राज्य की रहती है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली सरकार में है, नगर निगम में है। आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। दिल्ली सरकार में आपने देखा किस प्रकार बेहतर एजुकेशन मॉडल दिया, किस प्रकार हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतरीन किया गया। नगर निगम में भी हम सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं, स्कूलों का निर्माण हो रहा है। अब बात है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार का बजट आने वाला है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नगर निगम को बजट दे। यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र को केंद्र सरकार अपने बजट में अलग से एक पैसा एलोकेट करती है वहाँ की कॉरपोरेशंस को, नगर निगम को। पर एमसीडी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? आज हमने लेटर लिखा है वित्त मंत्री सीतारमण जी को कि दिल्ली के विकास के लिए, कॉरपोरेशन में साफ सफाई के लिए, पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए और सड़कों के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ जो मात्र 5% बनता है, उसकी मांग रखी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। दिल्ली राजधानी है हमारे देश की। जब दिल्ली सरकार से हमें 5500 करोड़ का बजट मिला, हेल्थ के लिए मिला, एजुकेशन के लिए मिला, यूडी के लिए मिला, जनरल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, सैलरी के लिए, सबके लिए मिला। केंद्र सरकार ने 23-24 का 5500 करोड़ दिया। अब 24-25 में भी 6060 करोड़ के हमें दिल्ली सरकार देने वाली है। दिल्ली सरकार तो अपनी जिम्मेदारी कॉरपोरेशन के प्रति खूब अच्छा निभा रही है। तो केंद्र सरकार ऐसा सोतेला व्यवहार ना करे और 10,000 करोड़ की जो हमने मांग करी है दिल्ली की साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए और साथ ही सौंदर्यीकरण करने के लिए, इस मांग को पूरा करें। मैम, आपने निर्मला सीतारमण जी को भी एक लेटर लिखा, क्या रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस लेटर को लेकर? देखिए, जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं, केंद्र सरकार किसी एक पार्टी के लिए नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार एक किसी बायस्ड नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हर राज्य के प्रति है, हर कॉरपोरेशन के प्रति है, और दिल्ली तो हमारी राजधानी है, तो उसके प्रति तो और जिम्मेदारी बनती है। सरकार दिल्ली से चलती है, तो मैं तो आशा करूंगी कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं इस पर पॉजिटिव रिस्पांस देंगी और जल्द से जल्द कॉरपोरेशन को बजट एलोकेट करेंगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय को सुन रही थी, जिन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर दिल्ली वालों के लिए पर्याप्त बजट में हिस्से लेने की मांग की। मैं शुभ कैमरा पर्सन अनीश के साथ इंडिया न्यूज़ दिल्ली।
तो शैली ओबरॉय को आपने सुना, जहां पर बजट में ये कहा गया है कि दिल्ली के लोगों को साफ सफाई के लिए, दिल्ली की साफ सफाई के लिए 10,000 करोड़ के बजट की मांग जो है वो दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय करती हुई नजर आई और बाकायदा उन्होंने निर्मला सीतारमण को चिट्ठी भी लिखी है। और लगातार चर्चा करने के लिए मनीष गुप्ता टैक्स एक्सपर्ट है हमारे साथ, विनोद रावल टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, शैली ओबरॉय की क्या एक्सपेक्टेशन है? चिट्ठी लिखकर उन्होंने बता दिया है, लेकिन सवाल ये भी है, जब हम महिलाओं का जिक्र करते हैं और मैंने इससे पहले भी एक रिपोर्ट में महिलाओं को सुना, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें बहुत उम्मीदें हैं, महंगाई को लेकर है, किसानों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि इस बार उम्मीद ये है कि किसान निधि क्या सरकार बढ़ाती है। इस बारे में आपको क्या लग रहा है? मनीष जी, आप अनम्यूट करिए। मेरा इसमें कहना यह है कि महिलाओं के साथ दो तरह की कैटेगरी बनती हैं। पहली, वर्किंग प्रोफेशनल्स। क्या महिला प्रोफेशनल्स को कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा? जो एक समय की बात है जब महिलाओं को एक अलग से डिडक्शन मिलती थी सैलरी में, तो वो मिलने की संभावना अब नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इक्वलिटी की बात आती है, तो महिला प्रोफेशनल जब बराबर काम करते हैं, बराबर इक्वल रेम्यूनरेशन पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि टैक्स बेनिफिट की बात तो शायद अब पीछे छूट गई। अब आती है महिलाओं में दो तरह की, एक वृद्ध महिलाओं की व्यवस्था और एक महिलाएं जो परिवार चलाती हैं वो महंगाई से परेशान है। अब देखिए, ये तो हम समझ ही चुके हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स है यानी जो जीएसटी है, वो सारा कंट्रोल बजट से बाहर होकर अब चला गया जीएसटी काउंसिल पे। तो चीजों के बहुत सस्ते महंगे होने का इंपैक्ट इस बजट से नहीं है। तो ऐसे में महंगाई पर इस बजट का इंपैक्ट क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन महिलाओं के लिए सरकार कुछ ना कुछ योजना जरूर लेके आएगी, क्योंकि इस बार की जो सीटें कम हुई हैं उस बात का बड़ा इंपैक्ट है कि राहुल गांधी की खटाखट योजना ने ग्रामीण महिलाओं को और कहीं ना कहीं गरीब और कमजोर तबके की महिलाओं को बहुत अट्रैक्ट किया। तो ऐसे में महिलाओं के लिए कोई ऐसी योजना, जैसे महाराष्ट्र में शिंदे सरकार एक ऐसी योजना लेके आएगी, जो महिला ट्रेनिंग पे जाएगी या जो बच्चा ट्रेनिंग पे जाएगा, अप्रेंटिसशिप करेगा, उसको एक 6,000 का 5,000 का स्टाइपेंड लेगा, उसमें सरकार भी कुछ फंड करेगी। तो ऐसी कोई योजना जो सिंपली देने की ना हो, जिसमें रेवड़ी ना देनी हो, है ना, भाजपा सरकार ऐसा कोई प्रपोजल ला सकती कि ये महिला काम करेगी या महिला ट्रेनिंग लेगी या महिला रोजगार करेगी तो हम इसमें ये बेनिफिट देंगे। यानी आप देखिए, एक अप्रोच समझिए, भारतीय जनता पार्टी की अप्रोच कहीं ना कहीं ये नजर आती है कि हम किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देना चाहते, वो काम करेगा तो आगे बढ़ने के लिए उसके कदमों को मजबूत करने का कोई ना कोई मेथड निकाला जाएगा। अब देखिए, आम आदमी पार्टी ने अभी घोषणा कर दी कि हम हर महिला को हरियाणा चुनाव में 1,000 रुपए देंगे। मतलब अब मैं इसको एज एन इकोनॉमिस्ट देखूं तो ये बिल्कुल भी नॉनसेंस है। आपके पास फंड कितने हैं, कहां से देंगे? जब आपके पास नहीं होंगे पैसे तो फिर आप कहेंगे केंद्र सरकार हमें नहीं कर रही। जो शैली ओबराय ने कहा कि हमें सरकार से इतनी उम्मीद है, यानी आप क्या कर रहे हैं, आपके पास अपनी कैपेबिलिटी क्या है, वो कुछ नहीं। सरकार बनाने तक आपके डायलॉग कुछ और होते हैं, बदल के कुछ और होते हैं। तो मुझे लगता है महिलाओं की कोई कल्याणकारी योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन कोई मुफ्त का मिलेगा ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, और टैक्स में भी कोई बेनिफिट होने की संभावना नहीं है। ठीक है विनोद जी, अभी रावल जी एक बात कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हाउसिंग में बड़ी डिमांड है और हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट करना है, और जिस तरीके से जीडीपी में डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं मोदी जी, देश को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्हें इनकम टैक्स में छूट 2 चीजों में जरूर ध्यान देनी चाहिए, ऐसा मुझे उम्मीद कम है निजी तौर पर। पहली बात यह कि जो हाउस रेंट अलाउंस एचआरए पे कोई छूट मिले, या इनकम टैक्स में जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पे छूट मिले, और इसके अलावा जो जिन लोगों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है उसकी अगर छूट बढ़ाई जाए तो मेरे ख्याल से वो वंडरफुल होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज की डेट में ऑन एन एवरेज किसी भी व्यक्ति का अपने मकान पर जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें उसका मतलब 5% भी रिटर्न नहीं आता सालाना का। तो मकान लेना उसके लिए कभी भी फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट नहीं रहता। ठीक है, अगर इनकम टैक्स के रेट में छूट मिल जाएगी हाउसिंग में, तो मुझे लगता है जीडीपी में भी इंपैक्ट आएगा कि जो लोग कैश में रेंट लेते हैं वो चेक में लेना शुरू कर देंगे। विनोद जी से भी समझ लेते हैं, उनका भी ओपिनियन जान लेते हैं। विनोद जी, एक तो महिलाओं से जुड़ा, और मैं दोनों ही क्लास के लिए जानना चाहूंगी आपसे, एक तो सैलरीड क्लास के लिए भी, और जो हाउस वाइफ है उन्हें भी उम्मीदें हैं कि उनके लिए कुछ बड़े ऐलान किए जाएं। और दूसरा ये, क्योंकि टैक्स छूट से लेकर एचआरए तक आपको लग रहा है कुछ बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं?
देखिए अपर्णा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आधी आबादी को कुछ तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि हाउस वाइफ के लिए, हाउस वाइफ के लिए तो देखिए टैक्स बजट तो कहीं कुछ है नहीं, क्योंकि उनकी इनकम्स नहीं है। अगर हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि हाउस वाइफ जो वर्किंग नहीं है, क्योंकि आज की डेट पे सबसे बड़ी होम मेकर वही है, और उनके जो उनका पार्टिसिपेशन है उसको नकारा नहीं जा सकता कहीं पे भी, और उसको बिल्कुल उसको रेस्पेक्ट होनी ही चाहिए। पर क्योंकि जहां तक इनकम की बात आ रही है, तो वहां इनकम्स में जो वर्किंग वुमेन है वही टैक्स देती हैं, और ये जितनी छूट है ये उन्हीं को बेनिफिट के लिए जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ी जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो वर्क फ्रॉम होम का एक जो कल्चर कोविड के बाद डेवलप हुआ, जिसके अंदर आप ही के घर के अंदर एक एरिया वर्किंग एरिया बन गया है। आप सब कुछ घर के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन आपका एक एरिया स्पेस जो है वो वर्किंग में चला गया। तो कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट है जिसको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को देखना चाहिए कि वो वर्किंग एरिया की हम कैसे छूट उन लोगों को दे सकते हैं जो घर बैठ करके काम करते हैं। काम वो ऑफिस के लिए कर रहे हैं, वो अपने बच्चों से दूर रहते हैं, घर पे रहते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, रिफ्रेशमेंट्स यूज करते हैं, जो कभी वो ऑफिस जाते थे तो वहां था। तो एक तो उस तरह का कुछ रिबेट दिया जा सकता है, जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा के भी किया जा सकता है, या सेपरेटली किसी तरह से जैसे बाकी कंट्रीज ने कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है हमारे यहां भी होगा। दूसरी बात, इस बजट में जो मुझे उम्मीदें हैं वो खाली मिडिल क्लास की तो आप बात कर रही हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि जीडीपी को हम जब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें उसके साथ साथ अपने सेक्टर्स को भी देखना होगा। ठीक है, आपका ईवी जो इंडस्ट्री है वो आपकी तरफ देख रही है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है उसका आप कैसे उसको ग्रो कराएंगे, सर्विस इंडस्ट्री, पूरी दुनिया को आज सर्विस इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, एक बड़ा मुद्दा आपने ईवी इंडस्ट्री का भी बोला, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जिसकी तरफ कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, उसमें भी क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं? इस पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं, लोगों को उम्मीदें बनी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आम बजट से देश भर के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, व्यापारी हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हर कोई बजट से उम्मीदें लगाए बैठा है। छात्रों और नौकरी पेशा वालों को भी निर्मला सीतारमण से उम्मीदें हैं। देखिए मुंबई से संवाददाता प्रथमेश की ये रिपोर्ट। 23 तारीख को मोदी 3.0 का पहला बजट आने वाला है, जिसमें निर्मला सीतारमण जो सांसद है वो वहां पर बजट पेश करने वाली है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई में, और मुंबई के लोगों को फिलहाल इस बजट से क्या चाहिए वो इस बारे में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। मैं कुछ लोगों से भी बात करूंगा और उन लोगों से जानूंगा कि इस बार क्या मिडिल क्लास को क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए, लोअर क्लास को जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं क्या उन्हें कुछ इस बजट में मिलेगा। हम उनसे जानेंगे, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। हम क्या, मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे जानेंगे। सर, आपको इस बार इस बजट से क्या अपेक्षा है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या इस बार आपको मिलना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोदी 3.0 गवर्नमेंट को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा फॉर कमिंग बैक, एंड सीतारमण जी को भी, क्योंकि वो 6 टाइम बजट पेश करेंगे, जो अभी इंडिया के हिस्ट्री में फर्स्ट कोई फाइनेंस मिनिस्टर जो 6 बजट पेश करेगा। अब जो एक्सपेक्टेशंस हम कहते हैं तो जनरली जो बजट्स आते हैं वो लोअर क्लास के तरफ और हाई एंड ग्रुप्स के लिए रहते हैं। मिडिल क्लास को उसमें अपेक्षाएं बहुत कम रहती हैं। वो बोलते हैं एवरी ईयर बजट देते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन है कि मिडिल क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाए, और जीएसटी जैसे हैं उसमें कुछ रेट रैशनलाइजेशन किए जाए, जहाँ पर कुछ जो डेली नीड्स के चीज़ें हैं उसमें उनको जो जीएसटी का रेट्स हाई हैं उनको कम किए जाए। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट और जो है रेलवे में जो हादसे होते हैं उसके लिए जो उन्होंने कवच और इसके ऊपर, तो उस पर थोड़ा बजट उनको ज़्यादा दिया जाए, ताकि वो कवच से हम बहुत लोगों को बचा सके, एंड ऐसे जनरल इंडस्ट्री को फ़ायदा हो वैसा बजट चाहिए। मैम, आपको किस तरीके से इस बजट में एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये मोदी 3.0 की सरकार है, 2 बार का टेन्योर खत्म हो गया, 3rd टेन्योर है, तो आपको इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है? मेजरली आई फील कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी अच्छा बजट यूजुअली आता है, एंड दिस टाइम भी आई एम होपिंग कि वही उधर ही बेटरमेंट का स्कोप हो स्पेशली, और अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली जितना है फिलहाल उस पर वर्क करने की हम लोग को बहुत ज़रूरत है। तो 23 को आम बजट पेश होगा, और आम बजट से लोगों को उम्मीदें हैं। अब देखना होगा सरकार लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगी।